भाई नादिर शाह आया था, मुगलों के और दूसरे लोग आए थे, उन्होंने भी दिल्ली पे हमला किया, लेकिन आज भारत में कुछ ऐसी ताकतें हैं जो दिल्ली को जलाना चाहती हैं, आग लगाना चाहती हैं, हथियारों से सरकार को डराना चाहती हैं और इसी देश में रह करके लोकतंत्र का इस्तेमाल करके इस देश में अनार्की पैदा करना चाहती हैं। और उन्होंने कहा कि हमको कोई और भी तरीके अपनाने होंगे। शाहीन बाग एक तरीका था और ये जो सो कॉल्ड फार्मर्स एजिटेशन है वो दूसरा तरीका है। मिनट कैरेक्टर है वो योगेंद्र यादव, इनको आप हर भारत का जहां भी नुकसान हो सकता है वो उसपे हर जगह आप इस आदमी को पाओगे। ये प्रोफेशनल एजिटेटर्स हैं, वो जल समाधि ले लेंगे ऐसा उन्होंने कहा था। ये देखो ये समाधि साधु और संतों की चीज होती है। ये इस तरह से बिके हुए लोग समाधि नहीं लेते। वो कोई हंगर स्ट्राइक के भी लगे, हंगर स्ट्राइक के लिए कुछ चरित्र चाहिए और कोई जायज कॉज के लिए होता है हंगर स्ट्राइक। ये जिम का इक्विपमेंट और मेवा और वो दूध और वो जो क्या क्या वो बड़े बड़े हांडे में जो खाने की जो पकवान बन रहे हैं उसके साथ ये हंगर स्ट्राइक नहीं होता है। नारे लगाए जा रहे हैं कि शर्जील इमाम को रिहा करो थोड़े से, और कोई उठ के बोलता नहीं है। अगर ये थोड़े से लोग में कोई तो उठ कर बोले कि ये शर्जील इमाम के ये कौन सा तुमने मुद्दा उठा रखा है भाई किसानों के आंदोलन में। ये इनको 2 पैसे के लिए कनाडा चले जाएंगे, 2 पैसे के लिए अमेरिका चले जाएंगे, मेक्सिको के बॉर्डर से घुस जाएंगे, इंग्लैंड में जाके आइसक्रीम बेच देंगे, वहां फिर खालिस्तान का नारा लगाएंगे। हमारे साथ हमारे सीनियर मेरे गुरु कर्नल आर.एस. सिंह साहब जो इस वक्त बिहार की राजधानी पटना में मौजूद हैं, और इस बीच में देश में कई सारी चीजें ऐसी हुई हैं जिसमें सिंह साहब से गुफ्तगू करना, उनके विचारों को जानना, देश को एक नई रास्ता दिखाने और देश को एक नई लाइन देने का मामला है। तो सिंह साहब इस बात के लिए तैयार हुए कि हम लोग बात करें और बातचीत के अंदर तमाम उन मुद्दों को कवर करेंगे जो पिछले 1-1.5 महीने से देश के सामने हैं और एक ऐसी स्थिति बनाई जा रही है देश में कि कैसे अनार्की क्रिएट कर दी जाए, दिल्ली को घेर लिया जाए। भाई नादिर शाह आया था, मुगलों के और दूसरे लोग आए थे, उन्होंने भी दिल्ली पे हमला किया, लेकिन आज भारत में कुछ ऐसी ताकतें हैं जो दिल्ली को जलाना चाहती हैं, आग लगाना चाहती हैं, हथियारों से सरकार को डराना चाहती हैं और इसी देश में रह करके लोकतंत्र का इस्तेमाल करके इस देश में अनार्की पैदा करना चाहती हैं। सिंह साहब आपने वक्त निकाला, इसके लिए बड़ा बड़ा आपका धन्यवाद। वी सपोर्ट विपिन कुरशेश के इस चैनल पे जितने भी देश भर में लोग उनको सुन रहे हैं, मैं उन सब से मेरी गुजारिश है कि न सिर्फ इस बातचीत को सुने बल्कि सिंह साहब के तमाम जो इससे चीजें निकल के बाहर आएंगी वो देश भर में साझा भी करें, क्योंकि ये सिर्फ कुछ बातचीत नहीं है बल्कि वो इस जो समस्याएं हैं उनके क्या क्या हल हो सकते हैं, किस तरह से हो सकते हैं, ये सरकारों के भी काम आएंगे। तो मैं आपसे सिर्फ एक बात यहां से शुरू करना चाहता हूं कि अगर हम ओवरऑल देखें, बिहार का चुनाव हुआ, बिहार में जिस तरीके से राष्ट्रवादी ताकतें मजबूत हुई और तमाम सारे लोग लामबंद हुए, उसके बाद से हम लगातार ये देख रहे हैं कि आप चुनाव से पहले बिहार का चुनाव था तो उस वक्त शाहीन बाग भी हुआ, फिर सीएए का मामला भी हुआ, फिर हिंदू मुस्लिम दंगे क्रिएट किए गए। जब हम उससे बाहर आ गए तो धीरे धीरे लगता है कि बिहार के चुनाव में हताश और निराश ताकतों ने दिल्ली के अंदर आप कुछ देख रहे हैं लगातार पिछले 1 महीने से, आप इन तमाम चीजों को किस तरीके से देखते हैं? क्या इसके पीछे इंटरनल जो ताकतें हैं उनके विदेशी ताकतों से संबंध है? क्या देश के अंदर कोई बहुत बड़ा जिसे कह सकते हैं कि कोई ऐसा होने वाला है जिसकी तैयारी की जा रही है, या मैं समझता हूं कि विदेशी ताकतों का सीधे तौर पे यहां इन्वॉल्व हो रहा है? किसान का मूवमेंट देखें, आप क्या समझते हैं सिंह साहब इस पूरे मामलात को कैसे देखते हैं? देखिए, जब शाहीन बाग का जब वो तमाशा चल रहा था तो उसके साइडलाइंस पे अरुंधति रॉय, सुजैन अरुंधति रॉय, पूरा नाम बोलना अच्छा होता है, सुजैन अरुंधति रॉय, वो जंतर मंतर में वो कुछ लोगों से गुफ्तगू कर रही थी, बातचीत कर रही थी और उन्होंने ये आह्वान दिया कि आप अगले चुनाव का इंतजार मत करो, अगला चुनाव तो बहुत आगे है।
2024 में होगा, ऐसे तो हम इतना इंतजार कर नहीं सकते। और उन्होंने कहा कि हमको कोई और भी तरीके अपनाने होंगे। शाहीन बाग एक तरीका था और ये जो सो कॉल्ड फार्मर्स एजिटेशन है वो दूसरा तरीका है। अब इसमें ये कॉन्स्पिरेसी है, इसमें सभी शामिल है। और आपने देखा जो उसमें ये बात तो किसी से छिपी हुई नहीं है। माओवादी यहाँ पे हैं, वो जितने टुकड़े टुकड़े गैंग यहाँ पे है, वो एक लीडर जो है ये मेधा पाटकर से लेके, और वो एक क्या है जो एफिमिनेट कैरेक्टर है, वो योगेंद्र यादव। इनको आप हर भारत का जहां भी नुकसान हो सकता है वो उसमें हर जगह आप इस आदमी को पाओगे। ये प्रोफेशनल एजिटेटर्स हैं, ये प्रोफेशनल एंटी नेशनल्स है, पैसे के लिए करते हैं, कभी सेफोलॉजी करते हैं, कभी तो। और मेधा पाटकर ये सबका आपको मालूम है, वो तो उन्होंने थ्रेटन किया था कि नर्मदा में वो क्या वो अगर नर्मदा का वो डैम बना तो वो अपने आप को वो अपने वो सुसाइड कर लेंगी, तो वो तो हुआ नहीं है, वो जल समाधि ले लेंगी, ऐसा उन्होंने कहा था। ये देखो, ये समाधि साधु और संतों की चीज होती है। ये इस तरह से बिके हुए लोग समाधि नहीं लेते। और ये जो बिके हुए लोग हैं ना, ये जो आज आपके सो कॉल्ड फार्मर्स एजिटेशन में है, वो कोई हंगर स्ट्राइक के भी लायक है। हंगर स्ट्राइक के लिए कुछ चरित्र चाहिए और कोई जायज कॉज के लिए होता है हंगर स्ट्राइक। ये जिम का इक्विपमेंट और मेवा और वो दूध और वो जो क्या क्या वो बड़े बड़े हांडे में जो खाने की जो पकवान बन रहे हैं, उसके साथ ये हंगर स्ट्राइक नहीं होता है। ये कोई गांधीयन नहीं है। और आज यही लोग कह रहे हैं कि भाई ये थोड़े से लोग हैं। ये डायलॉग सुन सुन के मैं पुष्पेंद्र जी मैं थक गया हूं। थोड़े से लोग माओवादियों के साथ मिल गए, थोड़े से लोगों के सामने वो नारे लगाए जा रहे हैं कि शर्जील इमाम को रिहा करो, थोड़े से, और कोई उठ के बोलता नहीं है। अगर ये थोड़े से लोग में कोई तो उठ के बोले कि ये शर्जील इमाम की ये कौन सा तुमने मुद्दा उठा रखा है भाई किसानों के आंदोलन में। वही शर्जील इमाम जिसने ये कहा था कि हम सिलीगुड़ी कॉरिडोर या चिकन नेक का हम हलाल करेंगे, उसके छुड़ाने की बात हो रही। तो सारे जो ये गंदे तत्व हैं, ये निम्न स्तर के लोग जो देशद्रोही हैं, यहाँ पे इकट्ठा हो गए हैं। अब आप कहते हैं कि हमको एंटी नेशनल नहीं, आपको किस बात की बुरी लग रही है? आप देख लो, अभी वीडियो बहुत वायरल हुआ है, ये जिस तरह से ओपनली जब ये वहां से आ रहे हैं और ये रास्ते में खालिस्तान के नारे लगा रहे हैं, ये बात किसी से ये आजकल तो भाई ऑडियो विजुअल ये सोशल मीडिया का जमाना है, आप उसे भाग तो सकते नहीं हो। सच्चाई तो उभर के आ जाती है। तो आपने ये देखा कि ये किस तरह से खालिस्तान के नारे लगाए जा रहे हैं। और मैं इतना जरूर कहूंगा कि जो भी देशभक्त है, ऐसा नहीं है कि इनको नहीं मालूम है ये जो तमाम चीजें हैं कि ये जो एमएसपी होगा वो ऑलरेडी जब एजिटेशन चल रहा है तो 33 लाख फार्मर्स ने पंजाब में एमएसपी को अवेल कर लिया है। When this agitation is on, 33 lakh farmers have already availed. तो ऐसा नहीं है पुष्पेंद्र जी, इनको ये मालूम नहीं है कि सही क्या है, गलत क्या है, सच्चाई क्या है। ये तो एक बहाना ढूंढ रहे थे। और ये मतलब इस तरह जी आप जो कहना चाहते हैं वो ये कहना चाहते हैं कि हमने भारत में देखा कि चाहे वो कुरानिक जो सिविलाइजेशन है, जो जिहाद है, ये सब लोग अलग अलग थे, लेकिन पिछले 6-7 साल के अंदर माओवाद भी इसमें आया, इसमें वामपंथी भी साथ में आए, इसमें एंटी इंडिया फोर्सेस भी आए, एंटी सनातन ताकतें भी आई। ये तमाम सारी ताकतें जो अलग अलग चेहरों में काम करती थी,
देश में बदलाव के बाद ये तमाम ताकतें जिनका आप जिक्र कर रहे हैं, चाहे वो शर्जील इमाम हो, जामिया हो, एएमयू हो, हैदराबाद हो, चाहे वो आसाम का अजमल हो, चाहे रामपुर का आजम खां हो या ये तमाम ताकतों का एक मिला जुला गठजोड़ है जो भारत के खिलाफ लड़ाई लड़ रहा है। ये मुद्दों के बहाने भारत को तोड़, आप ये कहना चाहते हैं? ये केवल भारत के खिलाफ ये लड़ाई नहीं है। आप देखिए तो चाइना में जो यूगुर मुस्लिम्स का ट्रीटमेंट है उसके बारे में तो कोई कुछ नहीं बोलता, कोई जिहादी नहीं बात करता। आज यहां पर भी जब ये फार्मर बैठे हुए हैं, आपको मालूम है कि चाइना के साथ जो हमारा तनाव है वो अभी जारी है। आपको मालूम है ना कि वहां पर कम से कम जो हमारी सेना की संख्या है वहां कम से कम 4 गुना हो गई है। आपको मालूम है ना कि ये युद्ध की स्थिति अभी भी वहां पे बनी हुई है। उस समय पर ये काम करना, उस समय ये काम करना, ये देशद्रोह है या नहीं? और आप जो बात कह रहे थे ये केवल सिर्फ इतनी सी बात नहीं है, भारत के खिलाफ नहीं। अगर आप युगुर मुसलमानों के ट्रीटमेंट पे कुछ नहीं बोलते हैं तो इसका मतलब है कि आप भारत के खिलाफ नहीं, भारत के हिंदुओं के खिलाफ। और दूसरी एक और मैं बात बता दूं, आपसे मेरी चर्चा हो रही थी इस बारे में कि देखिए साहब, इस देश में ये सनातन धर्म से बहुत सारी धाराएं निकली और निकलती रहती हैं। एक धारा मैं हमेशा से कहता हूं निकली, जैनिज्म, इसीलिए उसको इज्म बोलते हैं। जैनिज्म निकली और एक सिर्फ इतनी सी बात के लिए कि हमारे जो वर्ण में जो बांटे हुए थे, हमारा समाज जो बांटा हुआ था, तो जो वैश्य लोग थे उनको कहा गया कि भाई आपको मोक्ष नहीं मिलेगा। अब ये जो नालायक बैठे हुए हैं, ये जो तलवार भांज रहे हैं, वो जो तलवार भांज रहे हैं, तो इनको वो जो तलवार दिखा रहे हैं ना, वो लोहे की तलवार मिलती है बाजार में सर। वो लोहे की तलवार, और तलवार से अगर खुद को ये जो बार बार दिल्ली के धमकी देते हो ना, किसको धमकी दे रहे हो? मैं भी, आप दिल्ली में रहते, मैं रहता हूं, किसको धमकी दे रहे हो? ये तलवार देंगे, तलवार से तलवार टकरा देंगे। यही बात सरदार पटेल ने जिन्ना को कही थी खुलेआम, जब उसने थ्रेटन किया था। व्हेन ही फाइनली जॉइंड, मतलब उसको इंटरिम गवर्नमेंट, तो जिन्ना ने पहले उसको बाइकआउट किया था, फिर वेवल के कहने पे नेहरू मान गए थे, और वो जब उसने ज्वाइन किया तो उसने थ्रेटन किया था कि मैं डायरेक्ट एक्ट, तो सरदार पटेल ने कहा था कि तलवार से तलवार टकरा दूंगा। तो देखो साहब, ऐसा है कि, तो मैं कह रहा था कि सिर्फ इस चीज के लिए जैनिज्म, मतलब जैन धर्म, जैन मजहब इसलिए हुआ, ये केवल मोक्ष की बात लेके। अब आप समझिए कि वो कितनी उन्नत वो समाज होगी, कितना भरपूर वो समाज होगा। जिसका पेट भरा रहेगा वही नहीं ऐसी मतलब दार्शनिक चीजों, फिलोसॉफिकल चीजों पे बात करेगा। वरना जो ये बैठे हुए हैं, ये कुक्कड़ और शराब के शौकीन लोग, और मेवा और जिम्नाजियम के शौकीन लोग, इनको क्या मालूम मोक्ष से? ये इनको 2 पैसे के लिए कनाडा चले जाएंगे, 2 पैसे के लिए अमेरिका चले जाएंगे, मेक्सिको के बॉर्डर से घुस जाएंगे, इंग्लैंड में जाके आइसक्रीम बेच देंगे, वहां फिर खालिस्तान का नारा लगाएंगे। तो इनको मोक्ष और ऐसे चीजों से क्या मतलब? तो पुष्पेंद्र जी, मैं एक बात ये कह रहा हूं कि देखिए, और मेरा ये मानना है कि इस देश में जब इस्लाम का हमला हुआ, आगमन हुआ यहाँ पे, या तलवार जो भी है, जिहादी तरीके से, तो एक भक्ति मूवमेंट हमारे यहाँ शुरू हुआ। उस भक्ति मूवमेंट में बड़े पूजनीय लोग आए, संत तुकाराम, मीराबाई, गुरु नानक देव जी महाराज, सभी लोग आए।
सबको हम इज्जत देते हैं, सबको एब्जॉर्ब किया, बहुत सी धाराएं निकली हमारे से। और उसके बाद से 500 साल, और मैं इतिहास की बात कर रहा हूं, 500 साल 600 साल तक यहाँ पे सिख पंथ कहा जाता, आज भी वो सिख पंथ है। लेकिन उसके बाद आप एक 1911 और 11 या 12 का एक आप वो मॉकलिफ एक सेंसस कमिश्नर होता था, उसका आप भाषण सुन लीजिए, जो पढ़ लीजिए, जो शिमला में दिया था उसने ये कहा, ये बात खुल के कही थी कि हम जब सेंसस कर रहे थे पिछली बार, तो कोई सिख ये कहने को तैयार नहीं था, हमने उसको जबकि बहुत उसको गोडिंग करने की कोशिश की, प्रेशर डाला, लेकिन कोई सिख ये मानने को तैयार नहीं था कि वो हिंदू नहीं है। सो द सिख्स in that census were counted amongst the Hindus. अब हुआ क्या साहब का, और उसने खुद लिखा है कि उसके बाद हमने एक योजना बनाई और भारत की जितनी ये रेजिमेंट्स थी उसमें हमने अलग अलग मतलब संस्कृतियां वो कुछ कस्टम्स डालने की कोशिश की सिखों के लिए, एंड वी हैव बीन सक्सेसफुल। और राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जब हुआ, वहां तक आते आते सेपरेट होमलैंड की बात हो गई। तो अब मैं यहाँ के हुक्मरानों से और जो लोग न्याय लेजिस्लेचर में या न्यायपालिका में या जो बुद्धिजीवी वर्ग हैं जो एकेडमिया में है, एक बात कहना चाहता हूं कि आप 20 साल के डिस्टेंस में अगर किसी को आप किसी पंथ को हिंदू धर्म से आप अलग कर सकते हैं और सेपरेटिज्म का वो कर सकते हैं, तो हमारे यहाँ जो लोग हैं, ये जितने हमारे नेता हुए या जो जिसको आप स्टेट्समैन का भी दर्जा देते हैं, इन लोगों ने कभी उसको उस चीज को रोल बैक करने की क्यों नहीं कोशिश की? आपने 1947 के बाद कुछ लोग बैठे और एक संविधान बना दिया, और उस संविधान को आपने जैसे लगा कि वो ठीक है, हम भी हर देश कोई कानून के तहत चलना चाहिए, वहां तक मैं संविधान मेरे लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण और आदरणीय डॉक्यूमेंट है। लेकिन ये कहना कि आज किसी मजहब पे चर्चा नहीं होगी, किसी धर्म पे चर्चा नहीं होगी, ये कहाँ का ये है? और मैं आपसे चर्चा कर रहा था कि देखिए, कोई भी मजहब, कोई भी धर्म जो हमला न सह सके, जो हमला न एब्जॉर्ब कर सके, वो मजहब नहीं है, वो फिर वो क्रिमिनल एंटरप्राइज बन जाता है। जहां आपने ये कहा कि देखा मेरे सरदार के खिलाफ कुछ बोला, वो होते ना डाकुओं के, सरदार के खिलाफ बगावत की तो काट दूंगा, मार दूंगा, वो मजहब नहीं हो सकता। आए दिन यहाँ पे किसको हमने बहुत अपने बचपन से सुनते आ रहे हैं, आज भी सुनते हैं, हमको कोई फर्क ही नहीं पड़ता। आप भगवान राम के बारे में कुछ बोल दो, आप सीता माता के बारे में, कोई फर्क नहीं पड़ता साहब हमको, क्योंकि हम जानते हैं कि तुम नालायक आदमी हो, तुम्हारा संस्कार, तुम्हारे माँ बाप उसी के लायक है जैसा तुमको पैदा किया है उन्होंने। तुम भारत माता को गाली दोगे, हम यही कहते हैं कि ठीक है भैया, तुमको नहीं रहना है, यहां से छोड़ के चले जाओ, अगर इस माँ के गोद में नहीं तुमको नहीं खेलना है तो, ये तो हमारी माँ है। तो ये जो हमारे यहाँ जो ये हुआ कि हमने बिल्कुल इंसुलेट कर दिया और हमने उसको एक नो गो एरिया बना दिया कि आप मजहब के बारे में अब तो बात ही नहीं करेंगे। और फिर जब मजहब ये रूप ले लेती है, तब आप शाहीन बाग का रूप ले लेती है, और आज ये जो खालिस्तान के नारे लगाए जाते हैं, ये रूप जब ले लेती है, तो आप परेशान घूमते रहते हो। और हमारा न्यायालय साहब, एक सूफी संत, मान लीजिए कोई भी सूफी संत हो, उसके बारे में किसी टीवी चैनल ने चर्चा की,
अब वो तो इतिहास का है कि वो किस औरत को लाया, कहां से, वो किस राजपूत किंगडम से लड़ाई हुआ, कैसे उसने उसको अपना बंदी और बना के रखा उस औरत को। दिस इज अ फैक्ट ऑफ हिस्ट्री। आप इस फैक्ट को हटा के उसको नकार के आप क्या सोचते हो कि आप एंड्योरिंग पीस हासिल करोगे? कभी नहीं होगा, कभी नहीं होगा। इसीलिए सनातन धर्म में हर चीज, मतलब हर हमला हम सह लेते हैं, हर हमले के लिए हम तैयार रहते हैं, हर हमला हम एब्जॉर्ब कर लेते हैं। लेकिन आपने तो ऐसा बना दिया इसको। वही वाली बात हो गई पुष्पेंद्र जी, आपने तो काफी साल पाकिस्तान में आप रहे हैं, वहां काम किया है आपने। जब से पाकिस्तान बना है, पाकिस्तान के अंदर में आज तक ये क्वेश्चन नहीं सेटल हो पाया है अबाउट फाइनलिटी ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद। जैसे ही पाकिस्तान बना 1953 में राइट्स हुए लाहौर में अहमदियास के खिलाफ, बेस्ड ऑन फाइनलिटी ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद। ये जो अभी बरेलवी जो अभी मारा गया, इसको मरवा दिया, ये खादिम, ये क्या नाम है, अरे बरेलवी का जो अभी हेड है खादिम, आई एम जस्ट फॉरगेटिंग द नेम, रिजवी, हाँ, जिसको उसको मरवा दिया, क्योंकि वो स्ट्रीट पावर को पॉलिटिकल पावर में कन्वर्ट कर रहा था। तो अब इमरान खान को शायद और फौज को ये थोड़ा वो सहन नहीं कर पाई इस चीज को, जबकि उसको खड़ा किया था इन्हीं लोगों ने ताकि इमरान खान को कुर्सी पे बैठाया जा सके, नवाज शरीफ के वोट्स को कट किया जा सके बरेलवियों के। तो उसकी जो वो तहरीके लबैक का जो आंदोलन चला था, आपको याद है, इसी तरह से इस्लामाबाद के बाहर में, वो किस लिए हुआ था कि एक जो ओथ का जो वो परफॉर्मा था, उसमें बस इतना था कि आई स्वेयर by the finality of Prophet Muhammad, कुछ उसको थोड़ा सा उन्होंने ट्विस्ट कर दिया था, उस पे हो गया। तो आज जो फाइनलिटी ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद है, उसके नाम से पाकिस्तान, उस मुद्दे के ऊपर में पाकिस्तान में आज भी झगड़े चल रहे हैं। वो कंट्रोवर्सी न खत्म हुआ है, और जब तक इस्लामिक मजहब रहेगा तब तक ये कंट्रोवर्सी नहीं खत्म होने वाली।